नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर हम 4 जून को आने वाले जो हमारा लोकसभा इलेक्शन है, उसके रिजल्ट के जो एग्जिट पोल आए उस बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेरे साथ 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र सिन्हा जी और आभाष वर्मा जी। आभाष वर्मा जी इसके अलावा मशहूर राइटर भी है। तो पहले मैं धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। धर्मेंद्र जी, सारे एग्जिट पोल पे तो दिखा रहा है मोदी ही मोदी है, मोदी छा गए हैं। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? वसुधा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपको थैंक धन्यवाद भी यू। करते हैं कि आपने हम लोगों को मौका दिया, हमारे को मौका दिया। अपनी जो भी हमारी जानकारी है उसको शेयर करेंगे और आपके आपके चैनल के से जुड़े हुए लोगों को अपनी कर्नाटका से जुड़ी बातों को हम आ, आप आपके दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो सिर्फ आपका जो कर्नाटका सवाल है। नहीं, आज हम सारा भारत के लेके बात करेंगे। ओके। तो आपने सही कहा कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं बड़े बड़े न्यूज हाउस की तरफ से या इवन लोकल लोकल लेवल पे भी, जो आजकल तो यूट्यूब ही रियल मीडिया है और सोशल मीडिया जिसके हर आदमी के पास अपना एक स्किल है और नॉलेज है, उसको शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक देश में पहले से ही चुनाव के पहले से ही एक डिलीवरी की वजह से एक गुड गवर्नेंस और डिलीवरी की वजह से एक माहौल बना हुआ है और उसी को अभी फिलहाल जो भी एग्जिट पोल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी लाइन पे चल रहे हैं। तो हम होप करते हैं कि इसी लाइन पे आगे रिजल्ट भी हो सकता आभाष जी, आप क्या बोलेंगे? मोदी ही मोदी है, आप क्या बोलेंगे? आप आप अनम्यूट होइए। आभाष जी अनम्यूट होइए, आप म्यूट है। अब मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो धर्मेंद्र सिन्हा जी बहुत सही बोले कि मतलब ये तो गुड गवर्नेंस के इस पे इस बार इलेक्शन हुआ और क्या कहते हैं, इस बार तो मुद्दा ही उनके काम पे था। इस बार तो वो वोट मांगा ही क्या उनके काम पे। तो मतलब ये तो मोदी का ही ये था। ये तो बहुत से एरियाज में, बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसीज में एमपीज दिखाई नहीं दिए। वो कैंपेन के लिए नहीं गए और तब भी उनके कैंपेनिंग के बावजूद वह बीजेपी जीता और जीत रहा है, ऐसा एग्जिट पोल में दिखाया गया। तो ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, मोदी जी का खुद का पर्सनल जीत है। तो यही सब है। धर्मेंद्र जी, आप क्या बोलेंगे? मोदी जी क्या पॉपुलैरिटी में अब नेहरू जी या इंदिरा जी के सेम लेवल पे या उसके ऊपर चले गए हैं? इंदिरा जी और नेहरू जी का तो हम लोग ब्रांड वैल्यू नहीं जान पाए थे। जब हम बच्चे थे तब इंदिरा जी थी, प्रधानमंत्री थी हमारी, या इवन अपोजिशन में थी, क्योंकि तब तक हम लोग छोटे थे। उतना जो एक्सेस भी था, जो प्रिंट मीडिया कहिए या रेडियो के अलावा और कुछ था भी। तो उसके हिसाब से हमने देखा था कि आज के दिन में एक मोदी जी रियली एक ब्रांड बन चुके हैं और ये केवल एक पॉलिटिकल ब्रांड नहीं है, एक इंडिया के ब्रांड बने हुए हैं, जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरे विश्व में भारत की गरिमा को बहुत आगे पहुंचा है। तो जहाँ जब भी कोई ब्रांड होता है तो ब्रांड की अपनी एक वैल्यू होती है, उसकी यूएसपी होती है और उसके उसको पूरी तरह से देश की जनता रियल टर्म में उस ब्रांड को न केवल अपने फायदे में बुना रही है, बल्कि विश्व के लोग भी इस ब्रांड को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने यहाँ शांति के लिए, अपने यहाँ विकास के लिए और नए रास्ते एनर्जी के फील्ड में नए रास्ते या पॉलिटिकल डायलॉग एक दूसरे देश के साथ कैसे होने चाहिए, ये भी लोग आज के दिन में विश्व के लोग इससे सीख रहे आवाज जी, क्या आपको नहीं लगते ऑपोजिशन के लिए इस बार अगर इंडिया अलायंस हार जाए तो आपको नहीं लगते कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे वो तो करीब 888 सीटों के लिए लोकसभा के लिए इलेक्शन होंगे और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे सीटें बढ़ेंगे, तब ऑपोजिशन के लिए और भी स्पेस खत्म हो जाएंगे?
जी, सही बात है। अभी ये लोग मिल के लड़े, आपस में इनका बहुत सा क्या कहते हैं तो आपस कुछ सीटों पे ये लोगों को अपने लोकल कैंडिडेट्स को नाराज़ करना पड़ा और फिर भी ये लोग किसी तरह गठजोड़ बना लिया और हमको लगता है 1971 के बाद फर्स्ट इलेक्शन हुआ जो कि जिसमें एक यूनाइटेड ऑपोजिशन था। 1971 में और 1975 में 2 टाइम जो है वो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन था, एक सीट पे सिर्फ एक ऑपोजिशन था। तो बहुत साल बाद ये एक्सपेरिमेंट हुआ और ये एक्सपेरिमेंट फेल कर गया, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस तो होगा। और देखिए इसके बाद ये क्या कहते हैं कि कितने लोग इनके साथ रहेंगे वो भी एक सोचने वाला बात है। हो सकता है अगले बार हो कुछ पार्टीज एनडीए में आ जाए, इंडिया अलायंस से टूट के कुछ पार्टी एनडीए में आ जाए, इस चीज का भी संभावना है। जैसे कुछ स्टेट में हम देख रहे हैं एग्जिट पोल में महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा या राजस्थान में कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होने जा रहा है, सॉरी बीजेपी को थोड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन कुछ नए जगह से बीजेपी गेन कर रहे हैं। वो जी, नए यही तो जगह है। यही तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है कि अगर हम एक जगह से लूज कर रहे हैं तो दूसरे जगह से उस नुकसान का भरपाई करें। यही भी इसी चीज में मोदी जी बिल्कुल मास्टर है। मतलब खुद को तो पॉलिटिकल क्लासेस लेना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। मतलब देखिए उनको लगा कि नहीं, देखिए सिर्फ इस बार नहीं, पिछले बार भी देखिए 2019 में भी उनको कुछ जगह पे उनको नुकसान हो रहा, उनको लगा था कि यूपी में कुछ नुकसान हो सकता है, उसका भरपाई वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से कर दिए। तो यही पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। ये लोगों को सीखना चाहिए कि भाई अगर मेरा वहाँ पे किसी जोन में कमजोर पड़ रहा है तो उस चीज को हम दूसरे जगह जाके दूसरी जगह दूसरी जगह जाके उस नुकसान को कॉम्पनसेट करें, उसका भरपाई करें। उस चीज में तो खैर मतलब हम तो इनको मतलब क्या बोले, मतलब हम इन लोगों के साथ मतलब मोदी जी अमित शाह के सामने तो हम नतमस्तक हो रहा है कि भाई ये दोनों उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट मतलब आदमी सोच नहीं सकता है इतना अच्छा पॉलिटिकल मैनेजमेंट। अब मैं बात करूंगी मेरे स्टेट वेस्ट बंगाल के बारे में, जो भारत के बाकी स्टेट से टोटली डिफरेंट है। सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन भी यह होने जा रहा है और दूसरे स्टेट से अलग यह है क्योंकि दूसरे स्टेट में एक जात की बात की एक केमिस्ट्री चलते हैं, कौन सी कास्ट को कौन से कास्ट के कैंडिडेट दिया जाए। इधर कास्ट कोई मैटर ही नहीं करती। लेकिन पहली बार वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं जो ममता बनर्जी की मुस्लिम अप्रीजमेंट पॉलिसी के कारण हिंदू सनातनी वोट कंसोलिडेट हो रहा है। धर्मेंद्र जी, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये एक ऑफ लेट काफी महसूस किया गया कि कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हम बहुत ज्यादा लिबरल होने के लिए अपने जड़ों को भूलते जा रहे थे और हमने अपने आप अपने ऊपर जो खतरा है उसको हम रियलाइज नहीं कर रहे। और उसके चक्कर में कुछ ऐसे राज्य थे जो कि खास करके बॉर्डर स्टेट्स नहीं है, जहाँ पे थ्रेट नहीं है उस तरह का, लेकिन जो डेमोग्राफिक थ्रेट एक हो सकता है या कल्चरल थ्रेट हो सकता है, उसको उसको लेके अब सजगता आई है और वेस्ट बंगाल भी उसमें एक है। जो कि जो जिस तरह से डेमोग्राफी वहाँ चेंज की जा रही है, रिलीजियस बेस्ड डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। अगर हम इन हाउस अगर पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो बाहर से ले आके एक पर्पस के हिसाब से, जिस दिन बंगाल की जनता को ये पर्पस दिखाई दिया है कि नहीं, यहाँ यहाँ कुछ अलग तरीका से हो रहा है और ये लोकल गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ हो रहा है। अगर यह एक एक अपने नेचुरल वे में होता तो उस तरह से मोबिलाइजेशन नहीं होता लोगों का, जो भी वहाँ पे जो खास करके भद्र बंगाली जो कहलाते हैं, उनमें अब ये सोचने पे विवश हो गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका उद्देश्य बहुत ही अलग है। वो रियलाइजेशन के बाद इस बार हम जैसे लोग महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर वहाँ होने जा रहा है और एग्जिट पोल भी लगभग उसी तरह के इंडिकेशन को दिखा रहे हैं। तो बंगाल रियली एक आज के दिन में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। एक मिनट, मेरे घर के सामने बम
बॉम्बिंग हो रहा है वेस्ट बंगाल में, लगता है। नहीं, छोटे चॉकलेट बॉम्ब के बॉम्बिंग कर रहे हैं कुछ लोग। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है या खुशी आप वाली बात? लोगों को भी आवाज आए हैं होंगे शायद। एक हॉकिंग की आवाज तो आई थी, लेकिन ऐसा हॉकिंग की आवाज आई थी, लेकिन चॉकलेट बॉम्ब से कुछ बॉम्बिंग हो रहा है इधर। हाँ, और मैं बंगाल बंगाल में में हूँ, रियली ये प्रॉपर तो कलकत्ता में, नॉर्थ कलकत्ता में हूँ। जो पंचायत चुनाव और पिछले बार के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसको जो लोग भी मॉनिटर किए हैं और हमने रियलाइज किया है, और मैं शायद सिर्फ नहीं, आप दोनों भी आवाज जरूर सुने होंगे हाँ, बीच में डिस्टरबेंस अभी इस हो रहा वक्त। है। हाँ, बीच में कोई डिस्टरबेंस ऐसा हो रहा है, तो हो अभी इस सकता है वक्त, जस्ट देखिए। दिस मोमेंट। तो यही यही गवर्नमेंट का वहाँ पे एक तरीका से मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट एक पेट्रोनेज के रूप में काम कर रही है। लॉ एंड हाँ, ऑर्डर ज्यादा एक बड़े गवर्नमेंट बम बम तो नहीं, चॉकलेट बम जो दिवाली में फूटा जा रहा है, तो है वही फूटा रहा है कुछ लड़के। पता नहीं कौन सी पार्टी का है वो पता नहीं, लेकिन कोई फूट रहे हैं। अभी तो दिवाली नहीं है और इलेक्शन रिजल्ट भी नहीं निकले। हो सकता है कि किसी को खुशी हो या और भी कुछ हो सकता है वजह। कभी कभी पर्सनल सेलिब्रेशन होते हैं, तो हो सकता है ऐसा भी हो। और तो खैर आप हम लोग तो हमेशा चिंतित रहते हैं, बट इस बार एक एक चीज मुझे वहाँ के पोल का, क्योंकि 2019 का पोल मुझे याद है, 11 बजे के आसपास मुझे भी फोन आने लगे थे कि बूथ पे हमको जाने नहीं दिया जा रहा है, लोग बूथ के अंदर बैठे हुए, और जो कोई जा रहा है उनको भी अपने से वोट नहीं जा रहा। जो भी हम एक्टिविस्ट थे सोशल मीडिया पे लिख सकते थे, बोल सकते थे, हमने उस बात को किया और 1 बजे नेशनल मीडिया ने उसको टेकअप किया। बाय 3 पीएम ये होने लगा कि नहीं, अब कोई नहीं है, अभी हम आराम से लोग वोट देने जा रहे हैं। बट इस बार एक खुशी की बात है कि ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। अभी रियल टाइम में लोग वोट देने गए हैं। अगर पोल परसेंटेज तो बता रहे हैं कि अच्छी खासी पोलिंग हुई है वेस्ट बंगाल में। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये पोल इस बार बदलाव के लिए, बंगाल में बदलाव का पूरा दिशा देने वाला पोल। वेस्ट बंगाल इज द आप ओनली स्टेट कि वहाँ पे 34 ईयर्स से 40 ईयर्स लेफ्ट का शासन रहा। तो जिस हो सकता है वसुंधरा जी, कभी आप किसी टाइम पे आप भी एक लेफ्ट सपोर्टर रही हो, तो मतलब ये बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स नहीं हुआ। वहाँ पे एक वेस्ट बंगाल और जहाँ जहाँ लेफ्ट का शासन है, तमिल, त्रिपुरा या फिर केरला, उन सब जगह कास्ट पॉलिटिक्स के जगह एक अलग तरह का पॉलिटिक्स होने लगा। केरला में फुल कभी लेफ्ट का ऐसा शासन नहीं रहा, लेकिन वेस्ट बंगाल में एक उसको एक अलग देश से अलग, आई कैन से देश से अलग उसको एक उसका उसको एक अलग उसका डायरेक्शन सेट करना कोशिश किया गया। और अभी देखिए, अभी ये तो वहाँ के वेस्ट बंगाल के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है। आप हर टाइम सेक्युलरिज्म का बात करके आप निकल जाते थे, या फिर आप बोल रहे कि नहीं देखो ये हमारे यहाँ तो इंटर कास्ट इंटर रिलीजन शादी होता है, हम लोग ये है, हम लोग अपने देवी देवता को नॉनवेज परोसते हैं, देखो हम लोग कितने डिफरेंट है, हम लोग के 5 नोबेल प्राइजेस जीते हैं, हम लोग नहीं, ये हमारा हमारा पूजा का रीति ऐसा है। हमारे यहाँ श्राद्ध देखिए में भी नॉन वेज देखिए देना कंपलसरी है। देखिए देखिए नॉनवेज खाना वो कहीं हिंदू धर्म में मना नहीं, कोई मना लिखा हुआ मना नहीं किया गया है। एक कालाहस्ती करके और टेम्पल है हमारे पूजा वहाँ में, पे। जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा में तो हम नॉन वेज, तो पूरा प्रसाद ही नॉन वेज होता है हमारे यहाँ। हाँ हाँ, कालाहस्ती करके एक टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक शिकारी था, वो शिव जी को मांस खिलाता था। और अभी वो कालाहस्ती इतना बड़ा टेम्पल है। पशुपतिनाथ में भी हमको लगता है कि शिव जी को शायद बलि चढ़ता है। तो खैर वो उसको अलग रखते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि एक अलग तरह का थिंकिंग लोगों के मन में वहाँ डाल दिया गया था कि आप रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग है, आप बिहारी से अलग है, आप यूपी वाले से अलग है, आप उड़िया से अलग है। तो इसी चलते जो है वहाँ के लोगों को एक एक
वो एक अलग तरह का फीलिंग उनके मन में आ गया था कि नहीं, अब हमको जो है, जो मतलब हमको इन लोगों से अलग दिखना है, अलग करना है, और इसी चलते इनको वोट पड़ता था लेफ्ट वाले को। फिर वो लेफ्ट वाले लोग जो है वो इनके साथ, दीदी के साथ चले गए, तो उनको वोट पड़ने लगा। अभी देखिए वो, अभी एक दीदी के साथ वाले शुभेंदु अधिकारी जी वो बीजेपी में आ गए हैं। तब उनका जो क्या कहते हैं वोट बैंक या उनके लॉयलिस्ट थे, जो उनके गठ सपोर्टर्स थे, अब वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही सब है। तो वेस्ट बंगाल को हम यही बोलते हैं कि अब हो सकता है कुछ दिन में वो भगवा में भी हो जाए। आप मोदी जी का और एक देख रहे हो, मोदी जी का साउथ कैंपेन। साउथ में एक बड़े लीडर को हमने मोदी जी के द्वारा मिले हैं, वो है अन्नामलाई। अन्नामलाई के जी के बारे में कुछ बोलिए। धर्मेंद्र जी, आप बोलिए। अन्नामलाई कर्नाटका में सिंघम के रूप में जाने जाते थे। और जब उन्होंने वीआरएस लिया, तभी हमारे जो तमिल साथी थे या कर्नाटका में जो लोग हमारे कलीग थे, उन्होंने बोला था कि तमिलनाडु को एक बहुत बड़े लीडर मिलने जा रहे हैं, जो कि एक डायरेक्शन दे सकते हैं और बहुत ही डिवोटेड। बट जब वो गए थे तमिलनाडु, तो उन्होंने बोला था कि अभी 1 साल हम कुछ नहीं बोलेंगे, 1 साल के बाद हम अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे कि हमारा क्या फील्ड होगा। और 1 साल जैसा कि अभी पता चलता है, 1 साल उन्होंने पूरी मेहनत से एक पॉलिटिकल लीडर को क्या-क्या करना चाहिए उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। कहाँ से सीखा है ये तो अभी बाद में शायद खुलासा हो। लेकिन जैसा उन्होंने बोला कि 1 साल उन्होंने लोगों को समझने एंड पॉलिटिक्स क्या होता है उसको समझने में अपनी एनर्जी को लगाया, और उसके बाद वो जो एनर्जी लेके तमिलनाडु में आए हैं, वो एनर्जी को हम लोगों ने डे टू डे रियलाइज़ किया है, देखा है। उनकी जो यात्रा हुई है, वो न केवल मोदी को जन-जन तक पहुँचाया है, बल्कि भाजपा को भी तमिलनाडु के लोगों के बीच पहुँचाया है। इससे पहले हमेशा हमारे साथी लोग कहते थे कि लोग भाजपा को पसंद करते हैं, बट कोई लोकल लीडर अभी उस तरह से आया नहीं है, क्योंकि रीजनल पार्टियों में एक आइकॉन होते हैं जो कि लोकल लीडर के रूप में जाने जाते हैं। तो उस तरह का एक चाहिए था तमिलनाडु को, और मुझे लगता है कि एक यंग, डायनेमिक एंड ट्रू नेशनलिस्ट आदमी, जो कि स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्ट दोनों के साथ, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले, एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेट्समैनशिप की तरह, स्टेट्समैनशिप उनमें है, कूट-कूट के भरा हुआ है। उनकी जो संवाद की शैली है, लोगों से कनेक्ट का तरीका है, और वो डिलीवर करने की जो क्षमता दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से तमिलनाडु की राजनीति में बहुत आगे जाएँगे, और देश की राजनीति को भी हो सकता है आगे चलते वो दिशा। आवाज जी, और एक स्टेट देख रहे हैं उड़ीसा, जिधर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के गेन करने का बहुत संभावना है, क्या बोलेंगे? जी, उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जैसे बिहार में 15 साल एक पर पार्टी का शासन रहा। उसी टाइप उड़ीसा में भी एक ही पार्टी का शासन काफ़ी देर रहा है। तो वहाँ पे भी मतलब किसी एक पार्टी का शासन होने से जो है एक एक व्यवस्था बन गया है। तो वो व्यवस्था परिवर्तन जो है वो मतलब बहुत ही ज़रूरी है। मतलब एक सिस्टम बन गया होगा कि मतलब आप उसी पार्टी के कि उस पार्टी के मतलब उस पार्टी के मतलब लॉयलिस्ट वो हर हर जगह पोस्टेड होंगे, वो एसपी होंगे, डीएसपी होंगे, डीएम होंगे, जिला परिषद के हर अध्यक्ष होंगे हर जगह। तो एक एक व्यवस्था बन गया, और वो व्यवस्था अभी हम लोग बाहर के लोगों को हो सकता है ना दिखता हो, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वो व्यवस्था दिखता होगा कि नहीं, ये देखो ये हमारा प्रॉब्लम है। और वैसा व्यवस्था बदलना चाहिए बहुत, क्योंकि कहीं भी नवीन पटनायक जी भले बहुत अच्छे आदमी हो, वो साइक्लोन वहाँ आता है तो वो कभी भी सेंटर से फंड नहीं मांगने जाते हैं, लेकिन एक व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, एक सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। वो हमेशा
मतलब लोगों के भलाई के लिए ही होता है। आप दोनों के से ही मेरा सवाल है, आप क्या इंडी अलायंस क्या सरवाइव करेंगे या टूट जाएंगे इलेक्शन के बाद? इलेक्शन नहीं, रिजल्ट के बाद। नहीं, अभी ही देखिए, मैं कहूंगा कि अभी ही टूटे हुए हैं। ममता बनर्जी कल की मीटिंग में नहीं गई, और बाकी लोगों में भी कल का जो स्टेज पे लोग थे, केजरीवाल जी शायद इंतजार कर रहे थे कि उनके फेवर में कोई बात करे, उनके उनकी गिरफ्तारी आज का एक बड़ा इशू बने। लेकिन किसी ने उस बात को नहीं किया, सबने यही कहा केजरीवाल जी भी हमारे साथ। और जो वो पंजाब में जो आपस में लड़ रहे हैं लोग, जहाँ कांग्रेस एग्जिट पोल बता रहा है कि केजरीवाल जी वहाँ पे पंजाब में नॉन रेलिवेंट होने जा रहे हैं, एटलीस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो है उनमें, दिल्ली में भी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपस में कोई उनका कोलेबोरेशन उतना अच्छा दिखा। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस एंड सीपीएम का कोई आपस में टीएमसी से नहीं है। केरला में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी एग्जिट पोल में ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इनके जो सो कॉल्ड लीडर हो सकते हैं इंडी अलायंस के, उनका वायनाड का भी सीट खतरे में है। तो हम कहेंगे कि ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, और ये लोग कोई नेचुरल चीज के लिए नहीं, केवल पावर में कैसे आ जाए, लोगों को एक भ्रम की स्थिति में डाल के कैसे पावर में आ जाए। और जो मेन इनका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य हम जैसे लोग जो नेशनलिस्ट लोग हैं, कल्चरल नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं या उसको प्रैक्टिस करने के लिए लोगों को भी अवेयर करते हैं, उनके हिसाब से जो इनका एजेंडा है कि सनातन का को नेस्तनाबूद करेंगे, वो चीज इनको इनके लिए खतरा है। और ये उसमें उलझे हुए हैं, सारे लोग लगे तो उसी में है, लेकिन इसको इसको जो जनता का जो प्रेशर है उसको जवाब देने में वो सक्षम नहीं है। तो बाद में चल के कुछ लोगों ने इनसे अपना रास्ता हटाया भी है, और आगे चल के इस मुद्दे पे इनमें बहुत भारी मतांतर दिखेगा। हो सकता है इस बैठक पे लोग टूट जाए। म्यूट है मैडम, आपकी आवाज म्यूट है। हाँ, नहीं फिर हो गया। सॉरी सर, आप आप वन बाय वन, आप पहले आवाज जी बोलिए, फिर धर्मेंद्र जी बोलिए। आपको हिसाब से एनडीओ को कितने सीट, इंडी को कितने सीट और आदर्श को कितने सीट मिल रहे हैं? आवाज जी बोलिए पहले। नहीं, तो एग्जिट पोल जो बोल रहा है वो, लेकिन उसका मीन अगर निकालेंगे तो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी है। वो अभी फिगर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन तो काफ़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी है बीजेपी। धर्मेंद्र जी। मेरा ये मानना है कि बहुत ही स्ट्रांग एक गवर्नमेंट बनेगी, और वो गवर्नमेंट पहले से ही जो डायरेक्शंस है उसी डायरेक्शन पे आगे काम करने के लिए बनेगी, और कंटिन्यूटी के लिए काम करेगी। एक विजन, इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के विजन के साथ काम करेगी। तो जो हम मेरा प्रेडिक्शन है कि मतलब 350 से कम नहीं आएगा किसी भी हालत में एनडीए को। और इंडिया अलायंस 100 प्लस के बीच में रहेगी। मेरा अपना पर्सनल है, कांग्रेस कहीं 35 to 40 के बीच में रहेगी पूरे देश। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी का पहले 100 दिन का कौन कौन से काम करेंगे? मैं कहूँ तो चैलेंजेस है उनके पास। इन्वायरमेंट पे वो फोकस करेंगे, इन्वायरमेंट के, क्योंकि इस साल जिस तरह की गर्मी पड़ी है सबको चिंता में डाला है। और मोदी जी एक इन्वायरमेंट के चैंपियन के रूप में वर्ल्ड में आए हैं, सामने उभर के आए हैं। जो इंडिया ने कमिट किया था अपने ग्लोबल पार्टनर्स के सामने कि हम कार्बन फुटप्रिंट को इतना लेवल पे ले आएंगे, हम सहयोग करेंगे, उसमें ऑलरेडी इंडिया अचीव कर चुका है। तो ये ग्लोबल इशू है इस पे। और जो एक विजन है कि इंडिया 2047 में किस तरह से अपने आप को एक डेवलप कंट्री बनाएगा, इसकी रोड मैप आज से ही शुरू हो जाएगी। आवाज जी क्या बोलेंगे? जी, वो तो उनका खुद का पर्सनल ये है कि क्या मोदी जी करेंगे, लेकिन जितना अच्छा मैनेजमेंट वो लोग इसमें इलेक्शन में दिखाए हैं, उस
उतना ही अच्छा मैनेजमेंट अब उनको एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाना चाहिए। और क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट तो एक बहुत ही बड़ा इशू है। देखिए इतना गर्मी होता है तो हम लोग को एसी चलाना पड़ता है, और एसी चलाने की वजह से ये कहते हैं कोल कंजम्पशन बढ़ता है। कोल कंजम्पशन का तो खैर डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे है, और कोल हमारे यहाँ लिमिटेड है, और हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत कम है। हम लोग बना भी नहीं सकते न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स अभी है। सीटीबीटी वगैरह इंडिया साइन किए हुए हैं, तो उसमें उसको कहीं कहीं से प्लूटोनियम वगैरह का अरेंजमेंट करना पड़ता है। बहुत सा प्रॉब्लम्स है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो पावर का। और अभी देखिए बहुत से स्टेट में, जैसे बिहार में देखिएगा, पावर कट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब और कर्नाटका में भी, बेंगलोर में भी आपको मालूम है कि कितना क्या पावर कट होते रहता है। तो इन्वायरमेंट तो खैर बहुत ही पुअर इशू है। दूसरा वो इशू जो मेरे ख्याल से है, वो जॉब्स को लेके होना चाहिए। ये पता नहीं 2 टर्म में मोदी जी का जॉब्स के लेके उतना ज़्यादा उनका ध्यान नहीं रहा है। लेकिन जैसे किसान आंदोलन करके जिसे घेर लिया था दिल्ली को, आप बस सोच लीजिए 10 करोड़ बेरोजगार युवा अगर दिल्ली को घेर लेगा तो क्या होगा। और जो जो और देखिए एक सिस्टम बन गया है। मतलब एक विपक्ष एक खेल इस बार तो नहीं खेला, क्यों उनको बैकफायर कर जाता कि नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, ये हटना चाहिए। नहीं ऐसा एक हम ये नहीं बोल रहे कि भाई एक सबको एक रेडी पटरी लगा दो, लेकिन एक जो सरकारी नौकरी में जो इंसेंटिव है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और क्या कहते हैं उनके लिए, जैसे ये है क्या कहते हैं जॉब सिक्योरिटी भी है। और हर साल ये क्या कहते हैं धर्मेंद्र सिन्हा जी खुद गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनको पता होगा कि डीए बढ़ता है। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए को महंगाई से रिलीफ देने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। आप अगर कोई बिजनेस कर रही हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब में है, अगर महंगाई बढ़ जाता है, कल को अगर सब्जी 100 रुपया किलो हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको तो डीए मिलेगा नहीं। ये मोदी जी को सोचना चाहिए। हर बार वो जीत जा रहे हैं क्योंकि उनके सामने ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन अगर उनका इतना ही टैलेंटेड, इतना ही स्मार्ट अगर ऑपोजिशन रहता, तो वो बेरोजगारी के मुद्दा को खैर वो बैकफायर कर जाता है इनको। ये जैसे तेजस्वी जी बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जब वो पावर में आए तो 5 लाख वो बहुत कम नौकरी दे पाए। वो बोले कि नहीं ऐसा तो मेरा वादा ही नहीं था। हम तो बोलते थे कि जब हम सीएम बनेंगे तब हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो यही सब है। मतलब मेरे ख्याल से नौकरी को उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि एक देखिए यूएस में क्या होता है, कितने लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है? बहुत कम लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे। अधिकतर चीज़ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। इवन वहाँ का जो सरकारी ऑफिस रहता है उनको भी ये क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहता है। और लोगों को ये कहते एक अप्रेजल साइकिल होता है वहाँ पे भी, उनका भी भाई तुम साल भर क्या काम किए उसका हिसाब। तो यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई सवाल नहीं पूछा जाता है भाई। तो डीएम से ही पूछा जाता है कि तुम कितना काम किए। इफ ही इज क्लोज टू द गवर्नमेंट ही विल बी प्रमोटेड। तो ये तो एक उनका एक अप्रेजल होना बहुत जरूरी है, और एक अंकुश लगना बहुत जरूरी है। दोनों बात बहुत जरूरी है। ये अगर इंडिया को डेवलप नेशन बनना है तो ये सरकारी नौकरी का मुंह छोड़ना पड़ेगा। और मतलब जैसे एक डेवलप नेशन में होता है कि सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, तभी होगा। नहीं तो फिर मुश्किल है। हर बार कुछ न कुछ करके ही, अगर कमजोर अपोजिशन है तो जीत जाएंगे, नहीं तो अगर इनके जैसा स्मार्ट ओपोनेंट आ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। थैंक यू। आप दोनों हमारे चैनल पे आए, इतनी बेबाकी से बात की, इसके लिए आपकी बहुत शुक्रिया। और 4 तारीख के बाद मैं आप दोनों को फिर से बुलाऊंगी रिजल्ट जो होंगे उस बारे में बात करने के लिए। और दर्शक देखते रहिए थिंक टैंक इंडिया। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। नमस्कार। थैंक यू।